हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले से कर रहे हैं तो उसमें देखिए एक बार कि अपन ने दो टॉपिक्स कर लिए हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड टॉपिक अपना चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें अपन ने बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज तक की बात हम कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज कर चुके हैं और अब जो है वो आगे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन कर रहे हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो लाइव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई हो पाए ना। तो देखो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी से अपन बात कर रहे थे, तो मैं इसमें थर्ड प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। ये सेम प्रॉपर्टी अपन वहाँ पे एपी में भी लिख के हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एक जीपी में कंसीडर करता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। अगर मैंने ये कोई जीपी ली है सपोज करो, तो इस जीपी में मैं स्टार्टिंग से थर्ड टर्म ले रहा हूँ और एंड से भी थर्ड टर्म ले रहा हूँ, यानी कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पद। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 8 इंटू 128, वो प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सीरीज का जो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू 512 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर और देखना चाहें तो मैं स्टार्टिंग से ले लूँ 4 टर्म और एंड से भी ले लूँ मैं 4 टर्म। तो इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 64, ये भी वापस से जो है अपना a इंटू एल 2 इंटू 512 के बराबर होगा। सेम आंसर। तो ये देखना एक बार। अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में बात करते हैं तो मैं इसी को ऐसे कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, शुरुआत तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल पहले पद व अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। देखो आगे नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मैं लेता हूँ तो ये भी अपन ने एपी में करी एक तरह से। एक जीपी कंसिडर करता हूँ मैं, ऊपर वाली जैसी 32, 64, 128, 256, 512, ये कोई जीपी है। इस जीपी में सपोज करो मैंने रैंडमली ये वाली जो टर्म है इसका नाम रख दिया है टीएन। तो इससे जस्ट बिफोर जो टर्म होगी उसका नाम हो जाएगा tn-1 और जो बाद वाली टर्म होगी उसका नाम हो जाएगा tn+1। तो यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tn इज इक्वल टू रूट ओवर tn-1 इंटू tn+1। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। tn जो है अपना 32 है, तो 32 शुड बी इक्वल टू रूट ओवर tn-1 लिया है अपन ने 16 और tn+1 मान रहा हूँ मैं 64, तो 16 इंटू 64। देखो यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट बाहर लोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, तो ये भी आ गया अपना 32। तो 32 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब मैं इस tn को लिख सकता हूँ रूट ओवर tn-1 इंटू tn+1। ध्यान रखना आगे चल के अपन बात करेंगे। अगर मैं देखो अपन ने कल बात की थी कंडीशन ऑफ जीपी की, तो अगर मैं एबीसी ये 3 टर्म्स मानता हूँ और ये एबीसी जो 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में अगर मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर बराबर एसी लिखा हुआ है अपना, तो बी स्क्वायर बराबर एसी जो अपन ने कंडीशन ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू रूट ओवर एसी। तो ये जो कंडीशन है बी इज इक्वल टू रूट ओवर एसी की तरह ही है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से ये जो टीएन है, आगे चल के मैंने कहा था कि अपन इसी के नाम रख देंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो लिख सकते हो टीएन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tn-1 एंड tn+1 टर्म्स। tn जो होगा वो tn-1 तथा tn+1 पदों का गुणोत्तर माध्य होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो आगे यहाँ पे जैसे हमने बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन की, वैसे सेम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो अपना ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, शॉर्ट में लिख सकते हैं जीएम और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से।
तो देखो यहाँ से क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन के केस में कि वही पहले हम बात कर ले कि अगर अपने पास 3 नंबर्स थे ए बी सी, तो अपन ने जो कंडीशन ऑफ जीपी की बात की थी इसके अकॉर्डिंग में लिख सकता हूँ बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, यही लिखा था अपन ने। तो बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, तो यहाँ से देखो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, और अपन लिख सकते हैं बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। तो अगर दो नंबर्स जो थे ए और सी, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो उनको गुणा करके उनकी पावर कितनी कर दी गई 1/2, या अपन कहते हैं स्क्वायर रूट ले लिया गया। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं देखो कि अगर दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, सपोज करो कि ए और बी दो नंबर्स है और मैं इंटरेस्टेड हूं उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने में, तो ज्योमेट्रिक मीन अपन लिखेंगे जी इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी, और पावर में उतना ही रूट लोगे स्क्वायर रूट जितने नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे दो नंबर्स थे तो मैंने 1/2 कर दिया, 3 नंबर्स होते तो 1/3, 4 नंबर्स होते तो 1/4, यानी कि मैं इसी को लिख सकता हूँ जी विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अगर एग्जाम्पल की बात करते हो नॉर्मल, तो मैं जैसे लिख दूँ कि 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन मुझे फाइंड करना है, तो सीधा सा हो जाएगा तो जी विल बी इक्वल टू रूट ओवर 16 इंटू 4। तो जी अगर फाइंड करना है तो जी हो जाएगा अपना 8। देखो ऐसा आगे, अगर ये नंबर जो है n नंबर्स हो जाए, क्या जैसे अपन ने अभी में लिया था x1 x2 x3 अप टू xn, ये n नंबर्स हैं एंड n नंबर्स आर इन जीपी, और मैं इंटरेस्टेड हूँ इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने में कैपिटल जी। तो वापस से वही बात करेंगे कि कैपिटल जी क्या होगा इन सबका प्रोडक्ट, यानी कि x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn की होल पावर, जितने नंबर्स होंगे उतना ही स्क्वायर रूट लेना है, वो nth रूट निकाल लेंगे अपन इसका। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 नंबर्स होते तो क्यूब रूट, और n नंबर से तो nth रूट, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके उतनी ही पावर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे सपोज करो अपने पास नंबर्स हैं कि मैं चाहता हूँ 2 4 8 16 32, ये 5 नंबर्स है मेरे पास और मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ। वैसे तो अगर एवरेज है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मीन का मतलब होता है बीच का मान, तो 2 टर्म सीधा छोड़ी 2 टर्म सीधा छोड़ी तो ऑटोमेटिकली 8 अपना आ रहा है। बट सपोज करो 2 की बजाय 6 5 की बजाय 6 नंबर्स होते हैं यहाँ पे, तो इस थ्योरी से अपन कैसे निकाल सकते हैं बता रहा हूँ मैं। जी विल बी इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट है तो 2 की जगह तो 2 टू दी पावर में लिख सकते हैं, 4 जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2, 8 जो है उसकी जगह लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3, 16 की जगह लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4, और 32 की जगह लिख सकते हो 2 टू दी पावर 5। इन सबका प्रोडक्ट और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 की पावर 1/5। देखो यहाँ से बेस इक्वल है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, तो पावर से ऐड करोगे तो 5 4 9 30 5 4 9 12 14 और 15, यहाँ लिख सकते हो 2 टू दी पावर 15 की होल पावर 1/5। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 15/5 हो गए तो 2 टू दी पावर 3, इट मींस 8। तो 8 जो है ये क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो अपन इस तरह से अगर ये केस होंगे कि नंबर्स ज्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। थर्ड बात इसमें अपन वही करेंगे, इफ n ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन a एंड b, यदि a तथा b के बीच n समांतर n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं, तो a और b के बीच में अगर मैं n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाता हूं तो देखो यहाँ से क्या होगा a g1 g2 g3 अप टू gn, इस तरह से अपन ने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करवा दिए। जैसे कल अपन ने बात की थी कि n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करवाने, वैसे आज n ज्योमेट्रिक मीन्स हम पर इंसर्ट करवाने। क्वेश्चन यहाँ से भी वही होगा कि ये नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, वो क्वेश्चन को इस तरह से कहते हैं कि मैंने सपोज करो 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इनमें इंसर्ट करवाए, तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो अपन इसके लिए देखो सीधा सा मैंने कल बताया था, वहां पे डी अपने को निकालना होता था। यहाँ पे अगर मुझे इस सीरीज का आर मिल जाए कॉमन रेशो, तो मैं g1 निकाल सकता हूँ, a को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो g1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे g2 फाइंड करना है तो मैं a को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं कह दूं कि g1 को r से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा g2। तो अगर कॉमन रेशो मिल गया है तो अपन कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, g1 g2 g3 gn कोई सा भी निकालें। तो देखो r निकालने के लिए मैंने कल ही बताया था n तो ज्योमेट्रिक मीन्स अपन ने इंसर्ट करवा दिए,
फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करते हैं तो ये जो p अपना है ये होगा n+2 टर्म। n टर्म्स तो ये n+1 ये हो गया, और इसका नंबर कौन सा है n+2। तो जीपी के फॉर्मूले से nth टर्म वाले से मैं लिख रहा हूँ tn+2 टर्म विल बी इक्वल टू ar टू द पावर n-1। n का मतलब कौन सा टर्म है n+2 टर्म, तो यहाँ लिख दूंगा n+2 - 1 विल बी इक्वल टू b। देखो यहाँ से इसे एक उधर ले जाए और यहाँ रह गया r टू द पावर n+1 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो यहाँ से मैं कॉमन रेशियो r निकाल सकता हूँ b अपॉन a टू द पावर 1/n+1। तो अगर अपने पास r आ चुका है तो g1 निकालना है, तो g1 के लिए मैं लिख दूंगा g1 विल बी इक्वल टू a इंटू r, g2 विल बी इक्वल टू ar स्क्वायर एंड सो ऑन, gn विल बी इक्वल टू ar टू द पावर n। अगर कॉमन रेशियो आ चुका है तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, नोट करो एक बार, इसके बाद आगे जो है इसका एग्जांपल देखते हैं। देखना आगे। अगर एग्जांपल की बात करते हो तो एग्जांपल वाइज में लिख सकता हूँ। देखो कि अगर मैं बात करता हूँ कि अपने पास नंबर्स हैं 2 and 64 और इनके बीच में मैंने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करवा दी, g1 g2 g3 g4, और 4 ज्योमेट्रिक मीन्स ये 4 गुणोत्तर माध्य मैंने 2 तथा 64 के बीच में प्रविष्ट करवाए, और सवाल अपने से कह रहा है कि अपने को g2 फाइंड करना है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, ये g2 अपने को निकालना है। देखो एक बार g2 निकालने के लिए मैं g2 सबसे पहले क्या लिखूंगा ar स्क्वायर, ये लिखोगे। a का मतलब अपने को पता है a इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, और r जो है वो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं, ये r की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं b अपॉन a, b का मतलब हो गया 64 अपॉन a का मतलब हो गया 2 की पावर 1 अपॉन n+1। n का मतलब होगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स, जो गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं जितने हैं वो n के बराबर होंगे। तो 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं, तो यहाँ लिख दोगे 4 + 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 4 + 1। इधर देखो आगे 2 इंटू ये 32 होगा, 64 में 2 से डिवाइड किया तो, और 32 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और होल पावर 1/5। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल आउट, 2 टू द पावर 1 बचेगा, तो 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड, सॉरी यहाँ पे एक एरर हो गया, देखना एक बार, यहाँ पे अपन ने जो r लिखा है ये r की वैल्यू आई है अभी तो अपनी, और इसका अपने को स्क्वायर भी करना था, सॉरी, तो इसका स्क्वायर रह गया अपना, ये तो r की वैल्यू थी पूरी और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे साथ में, तो ये इसका स्क्वायर भी चल रहा है। तो यहाँ जब आएंगे तो 2 टू द पावर 5 1/5 तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 इंटू 4 दैट इज 8। आपको समझ लेना ये एरर हो गया था, इसलिए ये आर स्क्वायर था, एक ही जगह तो 2 आ गया फर्स्ट टर्म, आर की जगह मैंने ये फॉर्मूले से b अपॉन a की टू द पावर 1 अपॉन n+1 लिख दिया, आर की जगह ये हो गया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया हमने। तो इसको सोल्व किया तो ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से 2 बार आएगा, 2 टू द पावर 2 बार आएगा, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 8। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन या g2 अपने को फाइंड करना था, g2 विल बी इक्वल टू 8। एक बार नोट कर लेना, देखो आगे जैसे अपन ने कल वहां पे किया था वैसे यहाँ पे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a तथा b के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, जो अपन ने n ज्योमेट्रिक मीन्स अभी इंसर्ट करवाए हैं उनका प्रोडक्ट अपने को फाइंड करना है। जैसे अरिथमेटिक मीन में अपन ने किया था सम, वैसे यहाँ पे करना होता है प्रोडक्ट। तो मुझे फाइंड करना है, देखो g1 g2 g3 अप टू gn, ये अपने को फाइंड करना है। तो g1 की जगह अपन लिख सकते हैं देखो a इंटू r, g2 अपन लिखा है ar स्क्वायर ar क्यूब, और gn की जगह लिख दोगे ar टू द पावर n। अब इन सबका प्रोडक्ट करना है, तो सीधी सी बात ये है, मैंने कल बताया था कि a को लास्ट वीडियो में
कि a को अगर n टाइम्स सम करोगे तो n हो जाएगा, और a का n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू तो हो गई a टू द पावर n। यहाँ r देखो r टू द पावर 1 2 3 4 अप टू n, तो अगर बेस इक्वल होता है तो पावर सेट हो जाती है, तो पावर सेट हो गई तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। तो मैं लिख सकता हूँ देखो a टू द पावर n की जगह a टू द पावर n, और r की जगह अपन फॉर्मूले में पहले निकाल चुके हैं b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो रही r की बात, और r की पावर में ये पूरा है, और ये 1 से लेके n तक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया n इंटू n प्लस 1/2। इस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो केवल b अपॉन a बचा है, उसकी पावर n/2 बची हुई है अपनी। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, b अपॉन a टू द पावर n/2 बचा हुआ है। ये b टू द पावर n/2 तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ साथ में, और ये अपने को पता है कि a टू द पावर n/2 है, ये नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव जाएगी, तो अपन यहाँ से लिख देंगे a टू द पावर माइनस n/2। इन दोनों की अगर बात करते हैं प्लस n है माइनस n/2 है, तो आधा माइनस का हो गया तो आधा प्लस का बच जाएगा, तो अपन लिख देंगे देखो a टू द पावर n/2, और यहाँ लिख दूंगा मैं b टू द पावर n/2। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया जाता है ab टू द पावर n/2। ये तुम्हें ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मींस a इंटू बी टू द पावर n/2। a तथा b के बीच जितने गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं उनका गुणनफल जो है ab इंटू n टू द पावर n/2 के बराबर होगा। एज अ फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, और क्वेश्चन पे भी पूछ लेते हैं। मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ अभी, फिलहाल यहाँ तो नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, आगे देख रहे हैं इसमें। देखो आगे इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, इफ 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड in between 1/4 and 64, find their product। यदि 1/4 व 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। 1/4 व 64 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए, हिंदी वाले लिख लेना, तो 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। अपने को पता है ये होता है ab टू द पावर n/2। a का मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 1/4 और b का मतलब हो गया 64 टू द पावर n/2 का मतलब हो गया अपना, देखो n का मान n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मींस। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मींस होंगे तो n का मतलब हो गया, देखो यहाँ से n की वैल्यू n हो गए 4 ज्योमेट्रिक मींस, तो 4 यहाँ पे रखा तो 4/2, 4 से इसको कट किया तो 16 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि फाइनली अपना बच गया 16 स्क्वायर, और 16 स्क्वायर का मतलब हो गया 256। तो ये जो है जो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स अपन ने इंसर्ट करवाए हैं उनका प्रोडक्ट जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड ये बात थी सारी। इसके बाद की बात करते हैं, देखो ये नोट करना है एक बार यहाँ पे लिख लो, फिर इसके बाद करते हैं आगे नोट। देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन तक हो गया, ये इसमें थ्योरेटिकल पार्ट हो गया अपना, और अपनी जो थर्ड सीक्वेंस बेसिक सीक्वेंस की बात चल रही है। मैंने कहा था कि अपन ये 3 सीरीज पढ़ेंगे और इनके अलावा एजीपी और स्पेशल सीरीज भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे अपना बचा हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। HP देखो ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो टोटली रिलेट करते हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और यहाँ से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो भी बहुत कम है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत कम है। जो बेसिक बात होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वो देखो यही होती है, कोई भी सीक्वेंस जो है, सपोज करो कि मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ ऐसे, ये कोई सीक्वेंस लिखी हुई, मतलब ये टर्म्स लिखी हुई है ना, और मैं क्या करता हूँ अगर ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से,
अभी जो सीक्वेंस है वो हमें पता नहीं कौन सी सीक्वेंस है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो टर्म्स लिखी हुई है इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, a into a plus b, a plus 2d and so on, a plus n minus 1 into d। अगर कोई सी भी सीरीज के टर्म्स का रेसिप्रोकल करने पर जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, तो जो गिवन सीक्वेंस होगी दैट गिवन सीक्वेंस विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हरात्मक श्रेणी होगी। तो देखो ये समांतर श्रेणी बन रही है, तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी अपनी अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी। तो अपन यहाँ से बात कर सकते हैं कि पहली बात तो अपन ये कर लें कि nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP या हरात्मक श्रेणी का अनुपात, हरात्मक श्रेणी का अनुपात यहाँ से लिख सकते हैं अपन, देखो Tn विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये nth टर्म अपन निकाल सकते हैं, चाहे तो अपन इसको AP में कन्वर्ट करके उल्टा करके AP का अपन क्या निकाल लें nth टर्म, तो AP का nth टर्म आएगा, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा HP का nth टर्म। एक बात तो ये कर सकते हैं देखो यहाँ से। सेकंड बात देखो, इसमें सम ऑफ n टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, Sn इज जनरली नॉट कैलकुलेटेड, नॉट कैलकुलेटेड मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि Sn वैसे अपने से पूछा गया है क्वेश्चन में कि हरात्मक श्रेणी दे दी और हरात्मक श्रेणी के सम ऑफ n टर्म्स अपने को फाइंड करना है। बाय डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर कैलकुलेटर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सबको करके, बट ऐसे सच कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर ऐसा कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं है कि अपन उससे निकाले, तो यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता। तो Sn इज जनरली नॉट कैलकुलेटेड। एक इसमें बात अपन कर सकते हैं, देखो कंडीशन ऑफ HP, कंडीशन ऑफ HP हरात्मक श्रेणी का प्रतिबंध। जैसे AP के लिए लिखा है, GP के लिए लिखा है, वैसे HP के लिए है कि कंडीशन ऑफ HP हरात्मक श्रेणी के प्रतिबंध की बात अपन कर रहे हैं। तो उसमें अगर मैं कहता हूँ देखो ABC 3 नंबर्स हैं, वो अगर HP में है तो अपन इनके लिए कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि अगर ABC जो है HP में हो तो क्या कंडीशन होगी। तो अभी तक तो मुझे इसका तो डायरेक्टली ये पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, बट मुझे ये पता है कि इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो AP बन जाएगी, यानी कि इनको उल्टा किया तो 1/A 1/B 1/C विल बी इन AP, ये अपने को पता है। और AP की कंडीशन अपने को पता है कि इस दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इसका अंतर बराबर इसका अंतर। तो मैं यहाँ से लिख दूँ देखो 1/B माइनस 1/A विल बी इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। इस 1/B को माइनस वाले को इधर ले आओगे तो एक साइड हो गया अपना B, 2/B 1/B प्लस 1/B 2/B। इस 1/A को इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/A प्लस 1/C। यहाँ से देखो फाइनली मैं B फाइंड कर सकता हूँ, B विल बी इक्वल टू ये AC जो इधर आ जाएगा और ये हो गया 2AC अपॉन A प्लस C। दिस इज द कंडीशन फॉर HP। तो ABC अगर 3 नंबर्स हैं और वो HP में है तो B की जो वैल्यू है वो 2AC अपॉन A प्लस C के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तीनों टर्म्स जो है वो किसमें होगी, HP में। आगे चल के ये जो B होता है इसी को अपन बोल देते हैं हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। क्या बोल देंगे इसी को, हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य बोल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं एक बार। देखो आगे तो अगर हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य HM, शॉर्ट में HM लिख सकते हैं और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। तो ये जो हार्मोनिक मीन है इसकी बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा कि हार्मोनिक मीन की केस में फर्स्ट बात अपन कर लें कि A और B 2 नंबर्स हैं और इनका HM है वो निकालना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ A और C 2 नंबर्स थे और इनका HM निकालना था, तो B विल बी इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि A और B 2 नंबर्स हैं और इनका हार्मोनिक मीन मुझे फाइंड करना है, तो H विल बी इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन होगा 2 नंबर्स का। अगर सेकंड बात यहाँ पे n नंबर्स की बात होगी तो NAB अपॉन A प्लस B कर दिया जाता है, तो उसमें मतलब नहीं है। अपनी मेन बात ये देखो जो हमने अरिथमेटिक मीन में किया है वैसे मैं यहाँ पे हार्मोनिक मीन में कर रहा हूँ। A और B 2 नंबर्स है और इनके बीच में मैंने H1 H2 H3 H4 अप टू HN
एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवाएं तो क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि अगर ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवाए गए तो अपने को थर्ड हार्मोनिक मीन, सेकंड हार्मोनिक मीन या फोर्थ हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो वापस से वही होगा, तो मैं इस प्रोसेस को नहीं करके, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि मैं इसके टर्म्स को जो है रेसिप्रोकल कर दूं, टर्म्स का उल्टा कर दूं मतलब, तो ये जो है अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। ये जो सीरीज है ये तो है अपनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और अगर इसके टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल कर दूं टर्म्स का, तो ये हो जाएगी अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो h1 है वो हो जाएगा a1, है ना, अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली हो जाएगा a2, a3 अप टू an, और ये जो b है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो दिस इज 1/b। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये a3 निकाल लो, a3 जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो h3 आ जाएगा, a2 निकाल लो, इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर हो जाएगा, h2 के। तो यहाँ से देखो एक बार अगर अपन बात करते हैं देखना यहाँ से, अगर नॉर्मल वही एग्जांपल ले लूं मैं कि अपने पास दो नंबर से 1/2 एंड 1/32, और इनके बीच में मैंने h1, h2, h3, h4 फोर्थ हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवाए, फाइंड थर्ड हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन ये है कि 1/2 और 1/32 जो है इनके बीच में अपन ने फोर्थ हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवाए हैं, तो अपने को थर्ड हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। देखो एक बार यहाँ से थर्ड हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो थर्ड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए देखो मैं क्या कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल किया तो 2 a1 a2 a3 a4 एंड दिस इज 32, ये AP बन गई। AP होगी तो मैं वो थर्ड हार्मोनिक मीन निकालना है, तो उसके बजाय मैं थर्ड पहले क्या निकाल लूं, अरिथमेटिक मीन। a3 विल बी इक्वल टू a + 3d लिख के आ चुके हैं अपन, देख लेना आप वीडियो में, मैंने वहां करवाया अरिथमेटिक मीन में अच्छे से। तो a3 विल बी इक्वल टू a + 3d वेयर a विल बी इक्वल टू 2 + 3 इंटू डी का फॉर्मूला हम लिख के आए थे वहां पे, b - a डिवाइडेड बाय n + 1। b हो जाएगा, a हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो 2 + 3 इंटू b - a इज नथिंग बट 30, 32 - 2 इज 30 अपॉन n + 1, n का मतलब 4 और 1 की जगह 1। तो ये हो गया 2 + 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 30 में 5 से डिवाइड करोगे तो 6, तो 2 + 18 हो गया अपना देखो 20। तो अगर a3 20 है तो h3 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि h3 हो गया 1/20। तो इस तरह से अपन a3 निकाल के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करके और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का hm जो भी पूछा गया है h1 h2 h3 वो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट कर लेना देखो एक बार, इसके बाद देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो। देखो इसमें आगे हमने तीनों पढ़ लिए हैं, अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं और हार्मोनिक मीन पढ़ चुके हैं। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन में मगर इन दोनों इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य में संबंध। वो जो मैं लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट रिलेशन इज a is greater than equal to g is greater than equal to h। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये अपने को क्वेश्चंस में स्टेप्स में काम लेते हैं। a फॉर समांतर माध्य, g फॉर गुणोत्तर माध्य और h फॉर हरात्मक माध्य। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन होता है। जैसे मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखा दूं, दो नंबर से लेते हैं अपन 4 और 16। 4 और 16 मैंने दो नंबर लिए, इनके बीच में मैंने एक तो फाइंड करना है, मैं वो फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो a किसके बराबर होता है, a + b/2 के, 4 + 16/2 = 10, ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन g फाइंड करना है तो g विल बी इक्वल टू √4 × 16, तो ये हो गया देखो 8। और अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, h बराबर लिखा है अपन ने 2ab अपॉन a + b, 4 + 16, ये क्या बन रहा है देखो 64 × 2 तो ऊपर हो गया और नीचे बन गया 20, 2 से कट किया 10 टाइम्स, 10 का डिवाइड किया 64 में 6.4। तो अरिथमेटिक मीन तो 10 है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो सबसे बड़ा कौन हो गया a, फिर g और फिर h। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a सबसे बड़ा होगा, फिर g होगा, फिर उसके बाद h होगा।
ये जो इक्वालिटी लगी हुई है, जो बराबर वाला साइन लगा हुआ है, ये बराबर वाला साइन केवल एक ही केस में वैलिड होता है जब जो नंबर्स हैं जैसे 4 और 16 है, या फिर यहाँ आगे कोई तीसरा नंबर भी होता है, वो नंबर्स अगर सेम है, जैसे मान लो मैं लिख दूं 2 और 2, या फिर इसको भी छोड़ो कोई बड़ा नंबर ले लो, 6 और 6 ले लिया मैंने, और मैं कहता हूँ इसका ए, जी और एच फाइंड करो, तो तीनों केसेस में ए भी वही आएगा, जी भी वही आएगा और एच भी वही आएगा। तो ये जो इक्वालिटी है केवल एक केस में होती है, नंबर्स आर सेम। व्हेन नंबर्स आर सेम देन ए विल बी इक्वल टू जी विल बी इक्वल टू एच। अदरवाइज हमेशा यही रिलेशन होगा, ए सबसे बड़ा फिर जी फिर उससे सबसे छोटा एच होगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये क्वेश्चंस में स्टेप्स में काम में आती है चीज। और ऐसे स्टेटमेंट वगैरह में या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में भी पूछ सकते हैं अपने से, तो अपने को ध्यान होना चाहिए। देखो यहाँ से इसमें सेकंड रिलेशन जो है वो जो सेकंड रिलेशन होता है, सेकंड रिलेशन से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये रिलेशन होता है जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू एच। जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू एच। तो जी स्क्वायर जो है ए इंटू एच के बराबर होगा। देखो मैं वेरीफाई करवाता हूँ एक बार तुम्हें कि अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी, तो इनके लिए जी की वैल्यू होगी रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू अपने को पता है, वो लिखते हैं अपन ए प्लस बी बाई टू, और एच की वैल्यू में लिखता हूँ 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ये दोनों इक्वेट होने चाहिए। यहाँ से देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट ए बी का स्क्वायर यानी कि ab, और a b इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, देखो तीन वेरिएबल्स हैं या तीन पैरामीटर्स हैं, एक तो g है और एक a है और एक h है। तो कोई से भी दो देके थर्ड पैरामीटर पूछ लिया जाता है। सपोज करो ये h दे दिया तो g निकाल सकते हैं, g a दे दिया तो h निकाल सकते हैं। तो दो पैरामीटर्स देके थर्ड पैरामीटर अपने से पूछ लिया जाता है इससे। तो ये रिलेशन था इनके बीच में। अब देखो अपन आगे करते जाएंगे जैसे जैसे होगा। सब लोग ध्यान से देख लेना जो भी वीडियोस चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको आप लोग देखते जाओ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हुए जो है अपना जितने भी चैप्टर्स हो पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली भी एग्जाम की कोई डेट नहीं है जिसमें एनडीए का, तो अभी तक हो सकता है कि ये आगे सितंबर के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए एग्जाम को। तो सितंबर वाली जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन लगभग जून तक आता है, तो जून लास्ट तक आएगा। तो हो सकता है कि इसको एक्सटेंड करके और जून लास्ट में वो जो वैकेंसी है और ये वाली जो वैकेंसी उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें। ये एक जस्ट आइडिया है, जो भी हो सकता है ये पहले भी करवा लें, बट अभी फिलहाल नहीं होगा। कहने का मतलब मेरे जो मैं मानता हूँ वहाँ तक, अब मई लास्ट तक तो कोई चांस नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक भी कोई चांस नहीं है कि एग्जाम होगा। बट बाकी अब जो भी रहता है तो मैक्स टू मैक्स अपने जितने टॉपिक्स हो पाएंगे, सपोज करो अपने तो 30 लगभग 27-28 चैप्टर्स मानते हैं, तो 27-28 में से नहीं तो भी अपने मान लो 10-12 चैप्टर्स हो गए, तो उसमें बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इसको आगे फॉरवर्ड करो और पूरे ढंग से रेगुलरिटी के साथ इसको देखो चैनल को। बाकी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करते हैं। थैंक यू सो मच।